कभी सोचा है बच्चों की जो छोटी छोटी सीधी सादी कहानियां होती हैं, जैसे कि एक कौवे और एक लड़की की कहानी, उनके पीछे भी कोई गहरा विज्ञान या इतिहास छुपा हो सकता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये एक बच्चे के दिमाग को बनाने के लिए, उसे विकसित करने के लिए डिजाइन किए गए बड़े ही शक्तिशाली उपकरण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही सीधी साधी कहानी से। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने शायद बचपन में कभी ना कभी सुनी ही होगी। तो कहानी है सूची नाम की एक लड़की की। अब सूची को स्कूल जाने की जल्दी है, और वो जैसे ही अपना नाश्ता करने बैठती है, एक कौवा आता है, झपट्टा मारता है और उसके हाथ से रोटी छीन कर ले जाता है। अब जाहिर सी बात है, सूची को तो बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में उस कौवे का एक नाम रख देती है, लुटेरा कौवा। भाई, उसकी नजर में तो कौवे ने चोरी की है, तो वो लुटेरा ही हुआ ना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। शाम होती है और सूची की जो छोटी बहन है रुचि, वो खाना नहीं खा रही होती। तभी अचानक वही कौवा वापस आता है और काँव काँव करने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर रुचि एकदम हैरान होके अपना मुंह खोल देती है, और बस माँ उसे आराम से खाना खिला देती है। और बस हो गया काम। सूची की नज़र में उस कौवे की पूरी पहचान ही बदल जाती है। जो सुबह लुटेरा कौवा था, वो अब मददगार कौवा बन चुका है ना। एकदम सीधी, सरल लेकिन असरदार कहानी, एक छोटे बच्चे को बदलाव का संदेश देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कहानियां बनाता कौन है और कैसे? देखिए, ये कोई आज की बात तो है नहीं। बच्चों के लिए ऐसा कंटेंट बनाने की जो कला है, वो सदियों पुरानी है। एक उदाहरण लेते हैं लॉन्गमैन पब्लिशिंग हाउस का। ये इस फील्ड में समझ लीजिए पायनियर्स में से एक हैं। इनकी शुरुआत हुई थी 1724 में। जी हां, 1724, मतलब आज से लगभग 300 साल पहले। इससे पता चलता है कि बच्चों के लिए एजुकेशनल मटेरियल बनाना कितना पुराना और एस्टैब्लिश्ड काम है। और जरा इनके हिस्ट्री देखिए, क्या जबरदस्त सफर रहा है। थॉमस लॉन्गमैन ने इसे शुरू किया, और इन्होंने इंग्लिश ग्रामर जैसी किताबें छापी जो उस जमाने में साल की 50,000 कॉपीज बिकती थीं। सोचिए, वर्ड्सवर्थ जैसे बड़े कवियों को पब्लिश किया। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर के दौरान जब बमबारी में इनके दफ्तर तबाह हो गए, तब भी ये टिके रहे। तो ये पीढ़ियों से चली आ रही एक लेगेसी है एजुकेशनल कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाने की। और यही बात हमें हमारे मेन सवाल पर वापस ले आती है। आखिर ये पब्लिशर्स सदियों से ये तय कैसे करते आए हैं कि भाई 5 साल के बच्चे के लिए कौन सी कहानी ठीक रहेगी और 10 साल के बच्चे के लिए कौन सी? क्या ये बस एक गेसवर्क है, एक अंदाजा है, या इसके पीछे भी कोई साइंस छुपा है? बस यहीं पे आकर कहानी की जो आर्ट है, वो साइंस से मिलती है। अब हम कहानी के स्ट्रक्चर को एक डेटा की नजर से देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई साइंटिस्ट किसी डीएनए को देखता है। देखिए, इस एनालिसिस के सेंटर में एक आइडिया है जिसे कहते हैं नैरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कथा की जटिलता। अब इसका मतलब मुश्किल शब्दों से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इस बात से है कि कहानी के अंदर शब्द, आइडियाज और जो घटनाएं हैं, वो आपस में जुड़ी कैसे हैं। क्या वो एक सीधी साधी लकीर में है, या एक उलझा हुआ कॉम्प्लेक्स जाल बनाती हैं? और इस कॉम्प्लेक्सिटी को नापने के लिए साइंटिस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं वर्ड रिकरेंस ग्राफ। ये आप कह सकते हैं किसी भी कहानी के स्ट्रक्चर का एक विजुअल मैप बनाने जैसा है। तो ये काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। कल्पना कीजिए कि कहानी का हर शब्द एक पॉइंट है, एक डॉट है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक एक वाक्य उन डॉट्स को जोड़कर एक रास्ता बना देता है। इस तरह से पूरी की पूरी कहानी एक नेटवर्क ग्राफ में तब्दील हो जाती है। तो अब देखते हैं कि इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि कैसे बच्चों की किताबें उनकी उम्र के साथ साथ बड़ी होती हैं, कैसे वो इवॉल्व होती हैं। और ये जो एनालिसिस था, ये कोई छोटा मोटा नहीं था। साइंटिस्ट्स ने 1627, जी हाँ 1627 बच्चों की किताबों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन लिया। इसमें किंडरगार्टन के बच्चों से लेकर यंग अडल्ट्स तक की किताबें शामिल थीं। अब इतने बड़े डेटा सेट से जो पैटर्न्स निकल कर आए, वो बहुत ही क्लियर थे। इसमें उन्होंने पाया कि कहानियों में 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं। एक होता है शॉर्ट रेंज रिकरेंस, मतलब शब्दों का आसपास ही दोहराया जाना, जैसे देखो वो भागा, वो गिरा। ये छोटे बच्चों की किताबों में बहुत होता है। और दूसरा होता है लॉन्ग रेंज रिकरेंस। इसका मतलब है कि कहानी के शुरू में कोई बात कही गई और वो जाकर कहानी के आखिर में जुड़ती है, और यही कॉम्प्लेक्सिटी बड़े बच्चों की किताबों में बढ़ती चली जाती है। और इस तस्वीर को देखिए, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। यहां एक ही कहानी है, सिंड्रेला, लेकिन इसके 2 वर्जन हैं।
बाईं तरफ जो ग्राफ है वो किंडरगार्टन के बच्चों के लिए है, कितना सिंपल और सीधा साधा है। और दाईं तरफ वाला ग्राफ 5वीं क्लास के बच्चों के लिए है, एकदम घना उलझा हुआ जाल। कहानी एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। डेटा ये भी बताता है कि ये बदलाव कोई अचानक नहीं आता। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि कहानियों में जो लॉन्ग रेंज कनेक्शंस हैं वो लगभग 5वीं क्लास तक, यानी जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब तक एक लेवल पर आकर स्टेबल हो जाते हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये चीज सीधे सीधे बच्चे के दिमाग के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है? ये सब ग्राफ्स और डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये हमें सीधे सीधे ये बताते हैं कि एक बच्चा पढ़ना कैसे सीखता है और उसका दिमाग डेवलप कैसे होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक थियरी है जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या है? ये दरअसल सीखने के लिए वो स्वीट स्पॉट है, वो जगह जो ना तो इतनी आसान हो कि बोरियत हो जाए और ना ही इतनी मुश्किल कि इंसान हार मान ले। और बच्चों की किताबें बिल्कुल यही काम करती हैं। वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाकर बच्चे को एक परफेक्ट चैलेंज देती हैं। अगर किताब बहुत ज्यादा आसान हो तो वो बोरिंग हो जाएगी, और अगर बहुत मुश्किल हो तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन जो सही लेवल की किताब होती है वो बच्चे के दिमाग में रीडिंग के लिए नए न्यूरल सर्किट्स, नए रास्ते बनाती है, बिल्कुल एक स्कैफोल्ड की तरह, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए मचान लगाया जाता है। तो अगली बार जब कोई बच्चों की किताब हाथ में आए तो उसे सिर्फ एक कहानी मत समझिएगा। ये सदियों के अनुभव और अब साइंस से साबित हो चुका एक इंजीनियरिंग का कमाल है, एक ऐसी चाबी जिसे एक बढ़ते हुए दिमाग की क्षमताओं को धीरे धीरे परत दर परत खोलने के लिए बड़ी सावधानी से बनाया गया है।